हेलो फ्रेंड्स, चूरू टेक्नोलॉजी की टीम में फिर से आपका एक बार स्वागत है हिंदी व्याकरण की कक्षाओं में। इससे पहले की क्लासों में हम पढ़ चुके हैं स्वर और व्यंजनों का विभाजन। अब व्यंजनों का जो विभाजन था वो हमने उच्चारण स्थान के आधार पर देख लिया। व्यंजनों का एक विभाजन और बाकी है, वो हम देखेंगे अभी, प्रयत्न के आधार पर विभाजन। ठीक है, और ये इसका अंतिम विभाजन होगा प्रयत्न के आधार पर विभाजन, क्योंकि व्यंजन का जो विभाजन है वो दो प्रकार से है। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजन और दूसरा आपके प्रयत्न के आधार पर विभाजन। तो उच्चारण स्थान के आधार पर तो हम देख ही चुके थे, 9 प्रकार के हमने जो उच्चारण स्थान बनाए थे सूत्रों के माध्यम से। और दूसरा जो इसका विभाजन है वो होता है प्रयत्न के आधार पर विभाजन। अब ये प्रयत्न क्या है, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन। स्वरों का विभाजन पूरा हो चुका है, 5 आधार थे स्वरों के, आपने पढ़ा। स्वरों का विभाजन उच्चारण समय के आधार पर विभाजन, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। 5वां जो स्वर का विभाजन था उच्चारण स्थान के आधार पर। वहीं हमने व्यंजन का भी एक जो विभाजन है वो पढ़ लिया था, क्योंकि व्यंजन का 2 होता है, स्वर के 5 होते हैं। तो दोनों का जो एक कंबाइंड था उच्चारण स्थान वाला वो हम पढ़ चुके हैं। व्यंजन का दूसरा है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण या व्यंजनों का विभाजन, व्यंजनों का वर्गीकरण। अब प्रयत्न क्या होता है पहले हमें ये देखना पड़ेगा। प्रयत्न होता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु बाहर निकलने के लिए जो प्रयास करती है, जो कोशिश करती है, वही क्या है, प्रयत्न है। किसका प्रयत्न है? श्वास वायु का प्रयत्न है, श्वास वायु का प्रयत्न या प्रयास, उसे ही हम प्रयत्न कहते हैं। तो ये प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? ये प्रयत्न 2 प्रकार का है। पहला प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न यानी कि आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर किया गया प्रयत्न। जब श्वास वायु बाहर निकलने से पहले मुख के अंदर ही जो प्रयत्न कर ले, जो कोशिश कर ले, जो काम कर ले, वो आभ्यंतर प्रयत्न होता है। दूसरा प्रयत्न आता है बाह्य प्रयत्न, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो विभाजन है वो कितनी प्रकार से होता है। तो पहला होता है स्पर्शी व्यंजन। इस आधार पर सबसे पहला विभाजन किया गया है स्पर्शी व्यंजन, उनको बताया जाता है स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन वैसे तो वही होते हैं जिनको हम स्पर्श करते हैं, जिसमें आप देखा आपने कि कैसे लेकर मैं तक, कैसे मैं तक के जो 25 अपने स्पर्श व्यंजन थे उनका आंतरिक प्रयत्न या आभ्यंतर प्रयत्न स्पर्शी व्यंजन होता है। स्पर्शी व्यंजन इनको कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो है उसमें आता है आपके स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श तो है ही लेकिन साथ में उनमें संघर्ष भी हो रहा है। स्पर्श के साथ संघर्ष, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? है तो स्पर्शी लेकिन साथ में इनमें संघर्ष भी हो रहा है। तो ये आपके होते हैं कौन कौन से? च, छ, ज और झ। ये 4 जो वर्ण हैं, 4 जो व्यंजन हैं, वो आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अगला आता है इसमें नासिक के व्यंजन, जो आप देख भी चुके हो। नासिक के व्यंजन, इसी आधार पे वो नासिक के वर्ण ध्वनियाँ थी। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं ये? अब तो आप पढ़ चुके हो ना, नासिक के सूत्र भी था यमंगणनम नासिक के। नासिक के व्यंजन कौन कौन से होंगे? 5 होंगे ये, य, मैं, अंग और अण और न। ये 5 होते हैं अपने नासिक के व्यंजन। ठीक है, चौथा आपके आभ्यंतर प्रयत्न चौथा माना जाता है लुंठित। चौथा है लुंठित। लुंठित में क्या होता है? जो श्वास वायु है
वो जीभ पर लुढ़कती हुई सी प्रतीत होती है। श्वास वायु लुढ़कती है, इसीलिए उसे लुंठित कहा जाता है। और लुंठित जो व्यंजन है वो एकमात्र एक ही है, रे। लुंठित व्यंजन एक ही है, रे। पांचवा जो इसका प्रकार है वो आता है उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखना। उक्षिप्त जो व्यंजन है वो आते हैं ड और ढ, दो ही होते हैं, ड और ढ। इनका दूसरा नाम, इन्हीं का दूसरा नाम ताड़न जात भी इनको कहते हैं। ताड़न जात व्यंजन ड और ढ को कहा जाता है। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज अभी बताऊंगी, देखना। ताड़न जात व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन ड और ढ को कहा जाता है। अब कोई आपसे पूछे कि ड और ढ में से ये ड और ये ढ दोनों, और एक हम लगाते हैं नीचे ये ड और एक ये ढ, दोनों में से सही कौन सा है? जिसके नीचे नुक्ता लगा है वो सही है या बिना नुक्ते वाला सही है? कौन सा सही होगा दोनों में से? दोनों ही सही हैं, लेकिन कैसे सही है भाई दोनों? दोनों में फर्क क्या है, कैसे प्रयोग होता है दोनों का? देखिए, एक शब्द हम लिखते हैं, शब्द शुद्धि जब पढ़ेंगे वहां भी ये काम आएगा, ध्यान रखना। एक हमने शब्द लिखा ढोल और एक हमने लिखा पढ़ाई। अब एक में हमने नुक्ता लगाया नीचे और एक में नहीं लगाया, क्या फर्क पड़ा दोनों से? देखो, अगर यहाँ लगा देते हैं तो ये गलत माना जाता है, और यहाँ अगर नहीं लगाएं तो गलत माना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो ये नुक्ता लगता है ड और ढ के नीचे, ये शुरुआत में नहीं लगता। शुरुआत में शब्द जब इनसे शुरू होता है और शुरू में अगर हमने लगा दिया तो वो शब्द आपका गलत हो जाएगा, और अगर ये वर्ण किसी शब्द के बीच में आए वहाँ हमने नहीं लगाया तो ये गलत माने जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि दोनों ही सही हैं, चाहे आप ढ ऐसे लिखो, ये भी सही है, ये भी सही है। शब्द शुद्धि में ये काम है। शब्द शुद्धि में ध्यान रखना कि शब्द शुद्धि में जब शब्द इनसे शुरू होता है वहाँ हमें नुक्तों का प्रयोग नहीं करना है। शब्द के शुरुआत में इनको अगर हम लगा देते हैं तो ये गलत माने जाते हैं, और शब्द के बीच में अगर इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे तो भी हमारे शब्द अशुद्ध माने जाते हैं। तो उक्षिप्त व्यंजन दो होते हैं आपके, ड और ढ। छठा इसका प्रकार आता है पाशर्विक व्यंजन। पाशर्विक व्यंजन यानी पाशर्विक का अर्थ क्या होता है? बगल से, कि जिस वर्ण का, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है वो जीभ के दोनों साइड से, दोनों बगल से निकल जाए, उसे पाशर्विक व्यंजन कहा जाता है। और पाशर्विक व्यंजन आपका होता है एक लय। खुद उच्चारण करके देखिए, पता चलेगा कि पाशर्विक व्यंजन कैसे है, इसमें उच्चारण कैसे होता है और श्वास वायु कैसे निकल जाती है। एक आता है इसमें लास्ट, संघर्षी व्यंजन। आपने पढ़ा स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब आएगा सिर्फ संघर्षी, स्पर्श में शामिल नहीं है वो, क्योंकि स्पर्श तो अपने कैसे मैं तक ही थे। सातवां आता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन से हैं देखना। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन होंगे अपने आपके श, स, श और स और है, ये हैं चार संघर्षी व्यंजन। ठीक है, 25 ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। स्पर्श संघर्षी में 4 ही आएंगे, च, छ, ज, झ, य। नासिक के में 5 आ गए, पांचों पंचम वर्ण हर एक वर्ग का। लुंठित में र है। उक्षिप्त व्यंजन ड और ढ है, जिन्हें ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। अगला आता है पाशर्विक व्यंजन, जो एकमात्र आपका लय है। ठीक है, और संघर्षी स्पर्श व्यंजन आपका है श, स, श और है। इसके बाद हम बात करें तो आपका एक प्रयत्न और बचता है। देखो, इनके डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है, आप परिभाषाओं पे अगर ध्यान दोगे तो ये याद नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सा व्यंजन किस में शामिल है। ठीक है, दूसरा, प्रयत्न के आधार पर 2 प्रकार के हैं। आभ्यंतर प्रयत्न आप देख चुके हो, और दूसरा प्रयत्न होता है ये बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाहरी प्रयत्न कि श्वास वायु जब हमारे हृदय से होती हुई और फेफड़ों से होती हुई मुख विवर से जब बाहर निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं।
और वो ध्वनि किस तरह से बाहर निकलती है, शांत निकलती है, नाद करती हुई निकलती है, घोष करती हुई निकलती है, या बिना घोष के बिना किसी गूंज के निकलती है, उसका बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि कैसी ध्वनि ये आई है, तो उसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न के आधार पे जो विभाजन है वो हम देखेंगे। पहला प्रयत्न देखा, बाह्य प्रयत्न के आधार पर विभाजन। दूसरा, प्रयत्न के आधार पर, पहला अभ्यंतर और दूसरा है बाह्य प्रयत्न के आधार पर विभाजन। बाह्य या बाहरी, बाह्य प्रयत्न के आधार पर विभाजन, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। ठीक है, विभाजन। अब ये कौन कौन से होते हैं देखते हैं अभी हम। इसमें किस तरह से विभाजन होगा वो देखो। इसमें विभाजन जो है वो दो तरह से है। एक आता है इसमें श्वास वायु के आधार पर विभाजन। इसके अंदर भी दो हैं। पहला आता है श्वास वायु, कि श्वास वायु जो है उसको निकलने में कितना जोर आता है। आपने देखा उसमें कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर थे। ह्रस्व स्वर में कम टाइम लग रहा था, दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लग रहा था। इसी तरह से इसमें है श्वास वायु के आधार पर विभाजन। श्वास वायु के आधार पे दो हो जाएंगे आपके, कौन कौन से, अल्प प्राण, महाप्राण। ये थोड़ा सा अभी टिपिकल लग रहा है, लेकिन लास्ट में क्या है कि आपको इसका पूरा एक चार्ट बनवा दिया जाएगा। अल्प प्राण और दूसरा आता है महाप्राण। अल्प प्राण कौन सा, जिनको बोलने में कम समय लगे, श्वास वायु कम निकले, वो सारे अल्प प्राण हो जाएंगे। और महाप्राण जिनको बोलने में जोर ज़्यादा आएगा, श्वास वायु ज़्यादा निकलेगी, उन्हें हम महाप्राण कह देंगे। इनके बारे में पढ़ेंगे भी आगे। पहले मैं इसको बता देती हूँ कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर विभाजन श्वास वायु के आधार पर दो हो गए, अल्प प्राण और महाप्राण। दूसरा विभाजन होता है नाद। अब नाद किसमें, स्वर तंत्रियों में। जो स्वर तंत्रियाँ हमारी होती है जहाँ से ध्वनि निकलती है, स्वर तंत्रियों में कंपन जो होता है उसे नाद कहा जाता है। स्वर तंत्रियों में कंपन, उसे ही हम नाद कह देते हैं। तो स्वर तंत्रियों में कंपन जो होता है उसे नाद कहते हैं। उसके आधार पर जो विभाजन है वो कैसे होता है, उसके आधार पे विभाजन होगा दो प्रकार का। पहला अघोष, यानी जिनको बोलने में कोई भी गूंज नहीं होती, हमारा स्वर गूंज पैदा नहीं करता, वो अघोष होते हैं। और दूसरा, जिनको बोलते समय हमारी जो श्वास वायु है वो एक गूंज पैदा करेगी, उसे हम सघोष कहते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर विभाजन दो तरह का है, श्वास वायु के आधार पर और दूसरा नाद के आधार पर, स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर दो हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, और नाद के आधार पर हैं अघोष और सघोष। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। और जो भी इसमें कमी रह जाती है, कोशिश हम कर रहे हैं आपको बढ़िया से बढ़िया देने की। फिर भी अगर कुछ आप लोगों की और डिमांड है, आप कुछ और अगर चाहते हैं इसमें सुधार करना, या कुछ और सब्जेक्ट की क्लास अगर आप चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी से आप जुड़ना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी में आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं, उसके लिए हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि घर बैठे आपको सारी जानकारी आराम से मिल सके।